जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 17 फरवरी को हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के दोस्तों क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। ये 17 फरवरी की आपकी जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, तीनों शिफ्टों में आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिंदी के भी आज क्वेश्चन दोस्तों हमने आप लोगों के लिए रखे हैं, और जीके में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका दोस्तों एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथ ही सभी लोग क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपको यहाँ से जो भी जानकारी मिलेगी, जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, वो एकदम 100% ऑथेंटिक क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि जिनका भी आने वाली शिफ्टों का एग्जाम है, जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम नेक्स्ट डे को रहने वाला है, वो कौन कौन से टॉपिकों को यहाँ से कवर करके जाने हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर करके जानी है, ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चनों का आंसर सही सही कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। ये वीडियो सबसे अलग हटके रहने वाली है आज की, और सब कुछ इधर से आपके जितने भी स्टूडेंट्सों का जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक आप लोग इस क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी बच्चे हैं जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो भी अपनी इस तैयारी को बेहतर कर सके। तो चलिएगा दोस्तों, हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसका PDF जो है वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में, कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट को उठाते हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में आया था क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है, कि फसल कटाई के संबंध में असम का कौन सा त्यौहार है। तो वो है दोस्तों आपका बोहाग बिहू। बोहाग बिहू जो है, ये आपके असम राज्य का प्रमुख उत्सव है। अब इससे जुड़े आपके कुछ तत्व हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि देखो आने वाली शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव बिहू है, और ये एक त्यौहार है जो कि साल में दोस्तों कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में पूछते बता दीजिएगा कि असम का बिहाग बिहू साल में कितनी बार मनाया जाता है, तो आपका उत्सव 3 बार। और यह प्रत्येक बिहू का अपना महत्व होता है। जैसे कि बिहू जो होते हैं दोस्तों, इनके कई बिहू की तरफ से नृत्य होते हैं। जैसे कि बोलते हैं बोहाग बिहू, तो बोहाग बिहू को हम रोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। यह अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। जैसे कि अब आपका जो नेक्स्ट मंथ आएगा मार्च, और मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल के महीने में आपका बोहाग बिहू मनाया जाता है, और ये असम में मनाया जाता है। तो असम के नौ वर्ष की शुरुआत का ये प्रतीक होता है, और यह त्यौहार दोस्तों फसलों की बुवाई के समय होता है। जो बोहाग बिहू होता है, ये फसलों की बुवाई के समय होता है। इसी प्रकार से आपका एक कोंगाली बिहू होता है। अब देखो, आपसे इस शिफ्ट में आपसे बोहाग बिहू के बारे में पूछा हो सकता है, आने वाली शिफ्टों में आपसे भोगाली बिहू या कोगाली बिहू, मांग बिहू या कटी बिहू के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब जो कोगाली बिहू होता है, ये कटी बहू के नाम से भी जानते हैं, और ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, और ये फसलों की कटाई का समय होता है। देखो, फसलों की जो बुआई का समय है वो आ गया आपको बोहाग बिहू, और जो कटाई का समय वो होता है आपका कोंगाली बिहू या कटी बिहू कहते हैं। इस समय जो किसान होता है वो अपने फसलों की अच्छी उपज के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब आपको समझ लेना है कि ये जो बिहू वाले जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें क्या क्या अंतर है, ताकि आप एग्जाम में चीज़ों को फाइंड कर सकें। अब होता है माघ बिहू। अब माघ बिहू किसको बोलते हैं, इसको हम भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है, और यह फसलों के कटाई के अंत का प्रतीक होता है। इस त्यौहार में लोग विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं, और एक साथ दोस्तों मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 3 टाइप के बिहू होते हैं, और ये तीनों असम से संबंधित हैं। जो बोहाग बिहू होता है, ये फसलों की बुवाई के समय मनाया जाता है, और कोंगाली बिहू ये फसलों की कटाई के समय, और माघ बिहू आपका जनवरी के महीने में फसलों की कटाई के अंत का प्रतीक कहा जाता है। अब देखो, जो बिहू है ये असम की संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है, और यह त्यौहार लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का अवसर प्रदान करता है। ये काफ़ी फेमस त्यौहार है, और आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आया था कि गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था। तो दोस्तों, वो है आपकी 5वीं योजना।
ये 5वीं योजना है, इसी को हम दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मानते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको देखो पंचवर्षीय योजना पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। दोस्तों मैंने आप लोगों की प्लेलिस्ट को बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में आपको एसएससी जीडी के द्वारा जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है शुरू से लेकर अब तक की, और अब तक के 4 फरवरी से जब से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उससे लेकर 17 फरवरी तक के आपके एग्ज़ाम के सभी शिफ्टों का एनालिसिस का वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 से 56 हुई थी, जो कि देखो मैं यहाँ पर आपकी सभी पंचवर्षीय योजना भी डिस्कस कर रहा हूँ। सारी चीज़ें आपकी रिवीजन भी हो जाएंगी और आपकी क्वेश्चनों का एनालिसिस भी हो जाएगा, ठीक है। कृषि विकास, सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और बुनियादी ढांचों का विकास से ये परियोजना संबंधित थी। उसी प्रकार से आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना ये 1956 से 1961 में चली थी। ये औद्योगिकीकरण पर इस पर जोर दिया गया। पहली में कृषि विकास पर दिया गया था, दूसरी में उद्योग पर, और तीसरी में कृषि और उद्योग दोनों पर दिया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चली, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। अब जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से 1974 तक चली, और स्थिरता के साथ विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना अपनाई गई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है और रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय के लिए। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के लिए। मैं देखो सभी पंचवर्षीय योजनाएं आपको बता दे रहा हूँ, और इसको मैंने कैसे याद करने का तरीका बताया था ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बना है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना भाई, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 और ये तीव्र आर्थिक विकास से संबंधित थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मानव विकास और रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय के लिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 विकेंद्रित योजना, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय के लिए। और 10वीं आपकी 2002 से 2007, और जो आपकी 11वीं थी वो 2007 से 12, और 12वीं 2012 से 17। तो समझ लो 2017 को एंड हो गया था, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2000 क्या था आपका 2017 में आपका एंड हो गया, 1951 से लेकर 2017 तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका होगा सिर्फ 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी थी, क्योंकि जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 2017 में ही समाप्त हो गई थी, ठीक है। तो ये आपकी मैंने 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं भी बता दी, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह आतिशी मारलेना, आतिशी मारलेना थी। लेकिन अब दोस्तों क्या है, दिल्ली में आपके चुनाव हो गए, तो आम आदमी पार्टी वहाँ से समाप्त होकर अब कौन आ गई, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। तो आतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जो कि 21 सितंबर 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया था, और 9 फरवरी 2024 तक रही हैं। ये कौन रही हैं, आतिशी मारलेना, ठीक है, क्लियर। अब देखो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों क्या हो रहा है कि आपके विभिन्न राज्यों के जो है मुख्यमंत्री आपके एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो आपके सभी 28 के 28 राज्यों के, और 28 राज्यों के साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। इनमें आपके सभी मुख्यमंत्रियों के नाम आपको दिए गए हैं, ठीक है। और वो किस पार्टी से डिनोट करते हैं वो भी आपके सामने है। देखो यहाँ पर आपको राज्य भी दिखाई दिया होगा, मुख्यमंत्री है और पार्टी है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। ये किससे है, तो ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू हैं, और ये बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, ठीक है। ये आपके जितने भी आपके यहाँ पर सभी मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए हैं, ये आपके मुख्यमंत्री किस राज्य से हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्रियों के नाम, और वो किस पार्टी से हैं, ठीक है, किस पार्टी से पार्टिसिपेट करते हैं, ये उनके सारे नाम लिखे गए हैं, ठीक है। इसको मैं एक एक करके नहीं बोलूँगा, एक एक करके पढ़ूंगा ना तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। वीडियो ना लंबी हो ता और इनको जो है ना आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, उस पीडीएफ से आप लोगों को ये सारी 28 के 28 राज्यों के मुख्यमंत्री आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है भाई। इसलिए मैं आपको वीडियो में ना बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि भाई आपको सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री पढ़ने हैं। इसका जो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलिएगा, और यहाँ पे देखो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी आपको दिया गया है। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2011 की जनगणना से संबंधित आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, ठीक है। तो वो थी आपकी 74.04। मैंने आपको जनगणना वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से कराया था, और ये मैंने बताया भी था कि एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिला है। तो देखो भारत में जो कि कुल जनसंख्या वो कितनी है, वो आपको ये दी गई है, कितनी हो जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, या हम बोल सकते हैं 1 अरब 21 करोड़ और 1,93,422, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या
आपके सामने दी गई महिलाओं की जनसंख्या इतनी है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। जनसंख्या गणना तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये बहुत पूछा जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात। लिंगानुपात पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, ये बहुत पूछता है। 940 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष है और 1000 पुरुषों पर प्रति 940 महिलाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो भाई उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो आप सिक्किम बताना है, ठीक है। यदि हम वहीं पर बात करते हैं साक्षरता दर की, तो कुल साक्षरता दर 74.04 है। पुरुष की साक्षरता दर 82.14, महिला साक्षरता दर 65.464। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपका केरल आता है। कम साक्षरता वाला राज्य जो आता है वो आता है आपका बिहार, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 68.84% है। शहरी जनसंख्या पूछेगा तो 31.16 बताना है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 16.6, जनजाति 8.6, कार्य सहभागिता दर 39.8%, और जन्म दर कितनी है, 21.4, और जो आपका मृत्यु दर है वो कितना 7.04% है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि शिशु मृत्यु दर 44 प्रति 1000 जीवित जन्म, जीवन प्रत्याशा 68.8 वर्ष है, ठीक है। ये आपकी शिशु मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन आया था विभिन्न खिलाड़ियों से संबंधित। देखिए सोनल मानसिंह का पूछा है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो मैंने बताया था कि आपके भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तो आप पूछ रही है आपके तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ माना जाता है, तमिलनाडु में। ये ओडिसी नर्तक भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़े कुछ प्रसिद्ध नर्तक। देखो भरतनाट्यम कौन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये देखो पिछली शिफ्ट में आपको रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, यानी कि जो मैंने आपको कल की वीडियो लाई थी 13 तारीख को, जो 13 तारीख की शिफ्ट में आया था रुक्मणी देवी अरुंडेल से, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी क्वेश्चन बन चुका है इस बार, ठीक है। मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला वाली, सॉरी क्या लिखा है, वैजयंती माला वाली, ठीक है। ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। कत्थक से आते हैं आपके बिरजू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, कुमुदनी, लाखिया और रोहिणी भाटे। भाई ये इसका इसका पीडीएफ जरूर कंप्लीट कर लेना मेरे भाई। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये पीडीएफ बहुत हेल्पफुल रहेगी, और यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे आपके। कथकली के लिए आपके आते हैं कलामंडलम कृष्णन नायर, कलामंडलम रामन कुट्टी नायर, और रीता गांगुली, शांताराम शास्त्री। ये कथकली से है, ठीक है। कथकली कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और मल्लिका साराभाई। ओडिसी के आते हैं कैलूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, ओडिसी से हैं। ये भरतनाट्यम से भी हैं, यही आपका क्वेश्चन भी था। और मीनाक्षी शेषाद्री, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल इंपॉर्टेंट है। आदित्य राय चौधरी, ठीक है। मणिपुरी के आते हैं आपके गुरु बिपिन सिंह। मणिपुरी के कौन आते हैं, गुरु बिपिन सिंह, नैना झावेरी, निर्मला मेहता, थम्बालियामा। मोहिनी अट्टम से कनक रेले, स्मिता राजन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा। क्षत्रिय आसाम का है श्रीमंत शंकरदेव बरुआ, इंदिरा पीपी बोरा और रामकृष्णन तालुकदार। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान से आया था कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले संविधान संशोधन के बारे में। अब देखो आपके आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार कानूनों का न्यायिक समीक्षा के बाहर रखा गया। अब देखो क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से बहुत कुछ पूछ सकता है, पूछा सकता है कि बताएगा कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो आप कहोगे भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन में। 7वें संशोधन 1956 में। इस संशोधन के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन, भाई राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के आधार पर होता है, तो आपको 7वां संविधान संशोधन। मैं इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी आपको बेफालतू की चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ कि जो आपके आने वाली शिफ्टों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। इनको देख लेना भाई, ठीक है। यदि आपको इस बार एसएससी जीडी को बिल्कुल 100% श्योर है कि मुझे क्रैक करना है, तो इसके लिए देखो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ इसको ज़रूर करके जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट था कि 42वां संविधान संशोधन, यह लघु संविधान। देखो आने वाली शिफ्टों में ये भी पूछा जा सकता है कि लघु संविधान के नाम से कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है, तो वो है भारत का तो वो है हमारा 1976 का 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो परिवर्तन किए गए थे वो प्रस्तावना में आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये 2 शब्द आपके जोड़े गए थे। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को रद्द किया गया था और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार
बनाया गया था। ठीक है, उसी प्रकार से 52वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी को कानून बनाया गया, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य को बदलने की और सदस्यता रद्द हो सकती थी। 61वां संविधान संशोधन में क्या है कि मतदान, भाई मतदान जो होता है जिसको वोटिंग बोलते हैं, इसकी आयु जो है ना 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। ठीक है, आने वाली शिफ्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बन सकता है कि बताएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आपका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन 1988 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना भाई। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 73वां संविधान संशोधन है। इसमें आपके पंचायती राज संस्थाएं और संवैधानिक दर्जों का अधिकार दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के बारे में दिया गया है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 74वां संविधान संशोधन किससे था, शहरी स्वशासन, या बोल सकते हैं इस शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में। यही तो आपके क्वेश्चन में आया था 17 फरवरी की शिफ्ट में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन पढ़ लो भाई, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। किस संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। देखो संविधान संशोधन से आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन बनेगा इस बार। एग्जामिनर बहुत ही दिमागी है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा भाई। 104 का अब मैंने आपको वही संविधान संशोधन दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया, और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो यहाँ पर पूछिए दूसरी, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, श्रीलंका भारत में समुद्र के संकीर्ण चिन्ह द्वारा अलग होता है, या किस खाड़ी के द्वारा निर्मित है। तो ये आपका पाक जलडमरू मध्य के द्वारा निर्मित है। ये एक तो क्वेश्चन ये आया था। ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोक संसद का निचला रात्र है, निचला सत्र होगा। ठीक है, निचला सत्र, तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत एक क्वेश्चन ये था। अब देखो यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक शामिल है। यह भाग संघ सरकार के बारे में बताता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद और न्यायपालिका शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भाग 5 के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताता हूँ, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल 52 में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 54 में। भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में निहित है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यह आर्टिकल 74 बताता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 75 बताता है। संसद का गठन आर्टिकल 79 के अंतर्गत हुआ है। राज्यों की परिषद की संरचना आर्टिकल 80 के अंतर्गत हुआ है। संसद में वाक स्वतंत्रता आर्टिकल 105 बताता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसका गठन अनुच्छेद 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएगी बोलते हैं, ये आर्टिकल 148 में। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 बताता है। राष्ट्रपति राज्य प्रदेश सभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 64, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। भारत का महान्यायवादी से इंपॉर्टेंट आर्टिकल 76 बताता है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्ति आर्टिकल 25 में बताती है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में मिलती है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श रहने की जो शक्ति है, परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 143 में निहित है। ये मैंने वो आर्टिकल छांट के रखे हैं आप लोगों के लिए, जो आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आया था कि व्यापार और उद्योग, जिसको बोलते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री, के संबंध में डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि कारकड़ा बाबूवली किस राज्य के पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। तो ये दोस्तों आपके केरल राज्य का है। ठीक है, और ये जो होता है ना कार्किडम, ये दोस्तों मलयालम कैलेंडर के महीने में अमावस्या के दिन मनाया जाता है, और ये आमतौर पर जुलाई या अगस्त में इसको मनाते हैं। यह अनुष्ठान पितरों मृत पूर्वजों को तर्पण भोजन और जल अर्पण करके किया जाता है। लोग नदियां, समुद्र तटों और मंदिरों में इकट्ठा होते हैं और अपने पितरों के नाम पर पिंडदान करते हैं। पिंडदान में चावल, तिल, फूल और अन्य सामग्री का उपयोग करते हैं। यह माना जाता है कि कारकड़ का बाहुबली करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जो केरल में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो
तो अब दोस्तों ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के 17 फरवरी के क्वेश्चन यहाँ से हमारे एंड होते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कि आपके सेकंड शिफ्ट में आपके कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है। तो दोस्तों क्रिकेट की गेंद का जो वजन होता है वो 161.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। तो ये दोस्तों क्रिकेट की गेंद का वजन होता है, ठीक है। आगे चलते एक क्वेश्चन आया था कि कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कुणबी नृत्य है ये आपके गोवा राज्य का है। कहाँ का है? गोवा का। कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य होता है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है, ठीक है। ये आया था कुणबी नृत्य किस कहाँ से संबंधित है, तो गोवा से संबंधित है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों मैं बात करता हूँ हिंदी के क्वेश्चन की। हिंदी में दोस्तों आपका क्या पूछा गया था, तो हिंदी में देखो आपका आया था कि पड़ोसी का पर्यायवाची क्या होता है। तो पड़ोसी का होता है प्रतिवासी होता है, प्रतिवेशी होता है और हमसाया। भाई पड़ोसी ही तो काम आता है भाई, प्रतिवासी बोलते हैं, प्रतिवेशी और हमसाया भी कहते हैं पड़ोसी का, ये पर्यायवाची था। और गोवा का जो नृत्य है, गोवा के नृत्य भाई आपका जो कुणबी ये तो पूछा ही गया था। इसके अलावा फुंगड़ी, मंडो, सिगमो, घोड़े मोड़नी, जगोर, टोन्या, मेल और देखनी, ये दोस्तों गोवा के कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। ये इनको जरूर आप लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अगला आया था कि प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस कौन थे। तो ये दोस्तों एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनको हम पीसी महालनोबिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश प्रोफेसर प्रशांत चंद्र, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस इन्हीं को कहा जाता है। नहीं तो आप कहोगे सर ये कौन से नोबिस आ गए, ठीक है। तो ये हैं आपके पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र इनका पूरा नाम है। तो ये दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्यों, पहली तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। तो ये 1956 से 61 चली थी, ठीक है। और पहली कब चली थी, 1951 से 1955, ये आपकी पहली चली थी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी पहली वाली। इसमें औद्योगिकीकरण और भारत की रणनीति तैयार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बात करते हैं कि महालनोबिस योजना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा प्रस्तावित भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1956 से 61 में हुई थी। इस योजना के निवेश में वस्तुओं की प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि वे भारत के आगे के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। योजना अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच निवेशक के आवंटन की जांच करती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। अब देखो इस संशोधन के जरिए 86वां संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार मिला है। ये देखो अभी मैंने आपको बताया भी था। इस संशोधन के बारे में यदि मैं बात करता हूँ तो आर्टिकल 45 और 51A में भी इसमें बदलाव किया गया है। अगला देखो कुणबी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, अभी मैंने बताया था गोवा में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे लाठी है, गंभीरा है, ढाली है, जतरा है, बाउल है, छाऊ है, संथाली डांस, ठीक है। ये कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। पंजाब का सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका भांगड़ा, भांगड़ा है। और कौन है, गिद्दा, गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का। तो ये पंजाब के दोनों इंपॉर्टेंट है, आ भी चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, सुधार कर लेना। यहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर उतार लिख दिया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, जोरा है, चैपली, जैता। उसी प्रकार से गुजरात में आता है आपका गरबा इंपॉर्टेंट है, डांडिया है, टिप्पणी जुनून और भावई है, ये गुजरात के हैं। अगला क्वेश्चन आया था यूएसए में भारत के राजदूत कौन है। तो भैया यूएसए में भारत के जो राजदूत हैं वो हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा। कौन है भाई, विनय मोहन क्वात्रा हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत, इन्होंने 12 अगस्त 2024 को यह पदभार संभाला है। विनय मोहन क्वात्रा के बारे में बात बताएं तो ये 1988 में भारतीय विदेशी सेवा में शामिल हुए थे। उन्होंने दिल्ली और दुनिया भर के वरिष्ठ पदों पर काम भी किया है। तो यूएसए में भारत के एम्बेसडर कौन है, विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि रेह और बूरी बुट, रेह और बूरी बुट किस राज्य का त्यौहार है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ओणम। ओणम कहाँ का प्रमुख त्यौहार है। तो याद रखिएगा ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। यह दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है और यह 10 दिनों तक चलता है। ओणम कितने दिनों का है, 10 दिन का, ठीक है। उसी प्रकार से बैसाखी होती है, ये पंजाब का प्रमुख त्यौहार है और ये सिखों का नववर्ष है जो कि 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा कहाँ की है, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। या कोलकाता भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है।
ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इनको ज़रूर पढ़ लेना भाई। जिनका एग्ज़ाम नहीं है, मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों की, आपको ये पढ़ के जाना है कैसे भी करके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्रिकेट की गेंद का अधिकतम वजन कितना होता है, तो 156 से 163 ग्राम के बीच होता है। वहीं महिलाओं के लिए जो क्रिकेट का जो गेंद का वजन होता है वो 140 से 151 के बीच में होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये तो हो गया पुरुषों के लिए और ये हो जाएगा आपका महिलाओं के लिए। पुरुषों का कितना है भाई, तो आपको सर 156 से 163, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए हो गया आपका 140 से 151, ये हो गया महिलाओं के लिए, ठीक है। दोनों दोनों याद रख लेना भाई, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में महिलाओं का पूछ ले आपसे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्रिकेट से जुड़े कुछ आपकी शब्दावली हैं, जैसे कि टॉस। टॉस क्रिकेट में होता है ना, रन भी लिए जाते हैं। विकेट हो गया, पिच है, क्रीज है, पवेलियन है, विकेट कीपर है, ओवर, मेडन ओवर, फॉलो ऑन। क्रिकेट से जुड़े और भी शब्द, जैसे कैच ले लिया भाई बोल्ड हो गया, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नॉकड आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल। तो ये दोस्तों क्रिकेट से जुड़े संबंधित हैं जो शब्दावलियाँ हैं जो कि आपके इन खेलों में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि 16 महाजनपद से। तो देखो आपके प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद हैं, तो आपका आंसर था 16 महाजनपद। अब ये महाजनपद जो है वो शक्तिशाली राज्यों या गणराज्यों के रूप में बड़े समेकित जनपद थे। ये आधुनिक अफगानिस्तान से बिहार तक फैले हुए थे। अब जैसे इन महाजनपदों के नाम में आते हैं, जैसे आपका अंग है, अवंती है, अस्का है, वज्जी है, वत्स है, कुरु है, कंबोज, काशी, कौशल और मगध। ये दोस्तों आपके महाजनपद के अंतर्गत आते हैं, 16 महाजनपद। अब देखो इन महाजनपदों की राजधानियाँ आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। कंबोज की राजधानी क्या थी, तो कंबोज की राजधानी राजापुर थी। कौशल नरेश की राजधानी श्रावस्ती थी, ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, सभी को पता भी होगा। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला थी। और काशी की राजधानी क्या होती थी, वाराणसी। काशी नगरी को वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। ये जितने भी आपकी ये 16 महाजनपद है ना भाई, 16 महाजनपदों के नाम और 16 महाजनपदों की इनकी सबकी राजधानियाँ पढ़ के चले जाना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। 17 फरवरी एग्जाम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे ये आपके थर्ड शिफ्ट के, ठीक है। और यहाँ से देखो आपके कौन से क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन है। नेशनल एमपीआई के तहत गरीबों को कितने आयामों में मापा गया, तो आपका आंसर था 3 आयामों में मापा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में किसने भाषण दिया था, तो सोनम वांगचुक ने दिया था। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज को 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर या फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, तो बाजीराव मस्तानी के लिए। वही बाजीराव मस्तानी के लिए मिला था। पुरुषों और महिला साक्षरता दर में सबसे कम अंतर वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका केरल है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1942 में। बोलो मैंने बताया था ना कि भाई क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, इसको जरूर पढ़ लेना, एसएससी में के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखो एग्जाम में पूछा भी गया है। जो लोग मेरे दोस्त जितने भी मुझसे रेगुलर जुड़े हैं, एसएससी जीडी की चारों बुकों को सॉल्यूशन जिसने कर रखा है उसको पता होगा मैंने क्या क्या बताया था। समझ गए ना भाई, पिछली क्लासों को देखोगे उठा के, आपको सारी चीज़ें वहीं से देखने को मिलेंगी। अगला है आपका है कि खो खो लीग का नाम क्या है, तो अल्टीमेट खो खो होता है, ठीक है। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्वेश्चन 9 होती है, ठीक है। और इसको प्रो खो खो लीग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टीमेट, ठीक है। खो खो के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। लार क्या करता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन रहा था। और लार होता क्या है, हमारा एंजाइम होता है, ठीक है। लार क्या करता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो लार क्या है, ये दोस्तों हमारा एक एंजाइम है। ये रहा इसका आंसर। लार में मौजूद एमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च को शर्करा के रूप में तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष में क्या देखा जाता है, तो जब आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन का होता है आयात और निर्यात, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपका हिंदी का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका हिंदी का क्वेश्चन आता है। हिंदी में आया था सरिता। सरिता किसको बोलते हैं, नदी को। तो नदी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। नदी है, जलमाला है, तटनी है, तरंगड़ी है, सलिल है और ढच्छिया है। ये सरिता का था, ठीक है। अनुराग का है, ठीक है। अनुराग का विलोम शब्द पूछा गया था। अनुराग का होता है विराग। पुरस्कृत का विलोम शब्द भी पूछा गया था। तो पुरस्कृत भाई किसी को पुरस्कार देना और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी को दंड देना, ठीक है। दोनों। अब देखो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में हिंदी का लेवल क्या आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं हिंदी आसान आ रही है। हिंदी आसान आ रही है। सभी बच्चे 20/20 यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं 20/20, ठीक है। 20/20 19/20 स्कोर। अब देखो कुछ लोगों का स्कोर 19 भी आ रहा है, कैसे,
क्योंकि गद्यांश में हो सकता है उनका क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन लगभग उनका गलत भी हो रहा है, ठीक है। और रीजनिंग की यदि मैं बात करूँ तो रीजनिंग में जो लोगों का मुझे रिस्पॉन्स मिला है ना, तो बहुत ही आसान शब्दों में आ रहा है कि रीजनिंग सर आसान आ रही है, एक या दो क्वेश्चन मॉडरेट हो सकते हैं, यदि आपने उस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया तो भी आप 19/20 या 20/20 लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। 19/20 या 20/20 लोग यहाँ पर कर रहे हैं, रीजनिंग आसान आ रही है, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, फिर भी लोग यहाँ से 14 से 15 क्वेश्चन ये लोग यहाँ पर सही कर रहे हैं। और वहीं मैथ में भी आपके 14 से 15 क्वेश्चन लोग सही करके आ रहे हैं, ठीक है। ये एवरेज चल रहा है भाई, तो ये समझ लो कट ऑफ क्या रहने वाली है, आपको खुद अंदाज मिल जाएगा कि हाँ सर कट ऑफ ये रह सकती है। मैं कट ऑफ के लिए अभी कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बस आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है। आप देखो यहाँ से आया था मित्र का विलोम शब्द, तो देखो मित्र का विलोम शब्द पता ही है भाई, दुश्मन होता है। दुश्मन हो गया, शत्रु है, प्रतिद्वंदी हो गया, अमित्र हो गया, अवज्ञाकारी है, विरोधी है। भाई विरोधी कौन होते हैं? जो आपके शत्रु होते हैं। आपके खिलाफ कौन होते हैं? जो आपके शत्रु होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता कि सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो वो है आपका मोहन बागान। ये दुनिया का शेफील्ड फुटबॉल क्लब है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 36 से 51 में है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? तो आपको उत्तर आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आपको उत्तर आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 36 से 51, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 ये आपका संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? ये पूछा है। तो देखो सत्रिया कहाँ का है? तो ये पता होना चाहिए, ये तो असम का है, ठीक है। सत्रिया कहाँ का? असम का हो जाएगा। और इसके संस्थापक थे शंकरदेव। भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? तो यार कुल कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? तो वो आपके 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, ठीक है दोस्तों। भारत में कितने राष्ट्रीय त्यौहार हैं? 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं, ठीक है। बस यहीं तक क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के जो तीनों क्वेश्चन का जो मुझे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन जो लोगों के द्वारा मुझे मिला, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। आप लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और जिस भी भाई का एग्ज़ाम हो चुका है 17 तारीख की शिफ्ट में, यहाँ से ज़रूर बताना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। जो भी आपका रिस्पॉन्स हो वो ज़रूर हमें कमेंट में शेयर करिएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक भाई। जो मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं, पीडीएफ भी मैं आपको समय से पहले ही प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट ज़रूर आती है, लेकिन जब वीडियो आती है ना तो भाई पूरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ आती है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और पीडीएफ तो मैं आपको सभी जानते हो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूँ, किसी से कोई भी 1 रुपया नहीं लेता हूँ भाई। पीडीएफ देने का मतलब ही होता है फ्री, पीडीएफ का मतलब ही होता है दोस्तों फ्री पीडीएफ, समझ गए ना। तो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है, जाकर डाउनलोड कर लो। कोई भी दिक्कत आ रही है, हो सकता है आपका रिप्लाई मैं थोड़ा लेट में दे पाऊँ, लेकिन रिप्लाई मैं सबका देता हूँ। तो अपना कमेंट में जो भी आपकी राय हो तो रख देना, समय मिलने पर आपका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही दोस्तों रेगुलर वीडियोज़ आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। और भी दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपके लिए रेगुलर क्लासें भी चल रही हैं, और आपकी एनटीपीसी की क्लास भी बहुत ही जल्द स्टार्ट करें। अभी देखो एनटीपीसी की क्लास में स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैथ की, जानते हो क्यों? उसका रीज़न यही है कि मेरे पास एक तो समय की ज़्यादा समस्या है, और अभी एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसे एनालिसिस वीडियो पर थोड़ा-सा मुझे समय लग जाता है, स्क्रिप्ट को तैयार करने में, सारी चीज़ों का एनालिसिस करने पर ही मैं आपके सामने वीडियो लेकर आता हूँ, है ना? तो मैं कोशिश करूँगा कि कल परसों तक मैं आपके लिए आपकी एनटीपीसी की मैथ की क्लास में स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है? और स्टैटिक जीके 2025 की नवीन शर्मा वाली सर की, उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। टाइम टेबल मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लॉन्च करूँगा, और आपकी क्लासें रेगुलर कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है? तो चलिएगा, आप सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।